जिसमें आपको लिमिट्स के हिसाब से कंटिन्यूटी चेक करनी थी। किया किसी ने ट्राई? यस सर। हो गया था बेटा वो? यस सर। चलो ठीक है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो फंक्शन है ये आपका यू एक्स वाई है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है आयोटा टाइम्स, ये आपका वी एक्स वाई है। ठीक है, आपको एनालिटिसिटी चेक करनी है इसकी, तो वो आप कर सकते हो। आप यू एक्स निकालोगे विच इज 2y। ओके, फिर आप निकालोगे वी वाई। वी वाई आपके पास क्या आएगा, जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास आएगा -2y। तो यू एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू वी वाई है। सो देयर फोर हम यहीं पे ही कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फंक्शन f इज नॉट एनालिटिक, ये हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। आई बात समझ में बच्चों? सिंपली, क्योंकि ये आपकी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास यू एक्स वी वाई के इक्वल नहीं आ रहा है तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि एफ एक्स जो है वो एनालिटिक नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग ट्राई कर सकते हो, वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ वो फंक्शन क्या है। वो फंक्शन है आपका x माइनस आयोटा वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि एनालिटिक है या नहीं। तो यू एक्स और वी वाई निकालो। अगर मान लो यू एक्स वी वाई के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनालिटिक है। आपको और भी चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई चेक करना है, फिर उसके बाद ये चेक करना है कि यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स है या नहीं। ये दोनों चीज़ें होने के बाद, मतलब ये तो आपकी सी आर कंडीशंस हो गई, क्वेश्चन इक्वेशंस हो गई। इवन इफ दे आर सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड हो भी जाती हैं तब भी आप उसको एनालिटिक कंक्लूड नहीं कर सकते। आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि यू एक्स एंड यू एक्स, ये सारे जो फंक्शंस हैं यू एक्स यू वाई वी एक्स एंड वी वाई, ये सारे कंटिन्यूस हैं। ठीक है, तो वो चीज़ देख लेना। इसमें देखना पहले कि पहले तो ये सी आर कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती, पहले तो आप ये चेक करना। कंटिन्यूटी भी एक बार देख लेना, अगर ना आए समझ में तो फिर बताना। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उन्हीं के बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। अब 9th क्वेश्चन आपका कहता है कि f ऑफ z आपको गिवन है एक्स वाई प्लस आयोटा वाई। ठीक है, आपको प्रूव करना है इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट एनालिटिक। पर ये एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या है, कंटिन्यूअस हम बाद में देखेंगे, पहले एनालिटिसिटी चेक कर लेते हैं। दिस इज आवर यू एक्स वाई एंड वाई जो है वो आपका वी एक्स वाई है। ठीक है, अगर मैं u का x का इसके x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूं तो मेरे पास आएगा y यू एक्स। एक्स वाई को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y आएगा, और v को अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूं तो मेरे पास आएगा 1। ठीक है, तो यू एक्स वी वाई के इक्वल नहीं आया है, लेकिन अभी आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि देखो वहां पर ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, नेगेटिव साइन था। ठीक है, तो इस केस में अगर मान लो यू एक्स वी वाई के इक्वल आ भी जाता है तो वो तभी होगा जब y इक्वल टू 0 होगा। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हो, सपोज आप निकालते हो, आप यू वाई निकालते हो, तो यू वाई इस केस में आएगा 2x, और वी वाई अगर आप निकालते हो तो वो भी आपका आएगा 2x। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, y 0 है और x भी 0। मतलब अगर इस पॉइंट पे ऊपर देखा जाए एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0, तो हम ये कह सकते हैं कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है। इक्वेशंस आर
सेटिस्फाइड। तो अब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, या फिर आप ये प्रूव कर सकते हो कि इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो जीरो के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, वो भी अभी उस चीज को, उसी प्रोसेस को मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। अभी यहाँ पर क्या है कि ux vy के इक्वल तभी हो सकता है जब y इक्वल टू 1 हो। तो एक चीज पॉइंट इसको बैक ऑफ द माइंड रखो, अगर y नॉट इक्वल टू 1 है तो आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में आए तो y1 होने का मतलब है ये वाली लाइन, कि अगर एनालिटिक होगा तो इसी लाइन के ऊपर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज और भी यहाँ पर, इसमें मैंने ये चीज इसलिए एक्सटेंड नहीं की, वैसे तो आपको ज़रूरत है नहीं, ये इसलिए भी एक्सटेंड नहीं की क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर आप एनालिटिसिटी चेक नहीं कर सकते। मतलब अगर एक ही पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होगा, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन ध्यान से याद करो तो एनालिटिसिटी की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि एक नेबरहुड में वो कंप्लीटली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब अगर सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है z के ऊपर, और इसके अराउंड में कोई भी नेबरहुड ले लूँ और उसमें उस पॉइंट में किसी में भी वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है। आ रही है बात बच्चों समझ में? यस सर। मैं जो पॉइंट्स हैं वो एक बार रिवाइज करवा के यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट चीज आपको चेक करनी है कॉशी-रीमान इक्वेशंस, ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx। फर्स्ट स्टेप में ये चेक करना है, ये हैं आपकी CR इक्वेशंस। ठीक है, हो सकता है कि CR इक्वेशन किसी एक सिंगल पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड हो जाएं, जैसे हमारे एग्जांपल में 0 0 के लिए हो रही थी कि भाई 0 0 पे CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है। स्टिल जो फंक्शन है f इज नॉट एनालिटिक, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि अगर वो किसी और, मतलब बाकी और पॉइंट्स के ऊपर, जैसे ये 0 0 पॉइंट है, ये वाला 0, इसके ऊपर मान लो वो डिफरेंशिएबल हो भी गया, लेकिन उसके अराउंड किसी भी नेबरहुड पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, वहां पर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो ही नहीं रही, तो वहां पे वो डिफरेंशिएबल हो भी नहीं सकता। क्योंकि CR इक्वेशंस यही बताती हैं कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो उस पॉइंट के ऊपर और उस नेबरहुड में CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हम कई बार इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, एक पॉइंट के ऊपर इसको चेक नहीं करते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या हुआ है कि y जो है 1 आया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, uy निकालते हैं। इसके में uy निकालेंगे तो हमारे पास x आएगा, एंड vx निकालेंगे तो 0 आएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन कब सेटिस्फाइड होगी, जब x आपका 0 हो। तो जो पॉइंट आया है वो आपका आया है 0,1। मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसके नेबरहुड में कोई भी पॉइंट अगर मैं लूं वहां पर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। सो देयरफॉर हम कंक्लूड कर सकते हैं f इज नॉट एनालिटिक। सिर्फ एक पॉइंट से बात नहीं बनती। ठीक है, ये बात आ गई समझ में बच्चों? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। तो आपको एग्जाम में अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं चेक करना, सिर्फ CR इक्वेशंस चेक करनी है। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं फिर आपको आगे बढ़ना है, और अगर नहीं हो रही हैं सेटिस्फाइड तो आपको नहीं बढ़ना है आगे। ठीक है, ओके। तो अब हम जो है अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसी क्वेश्चन को अभी इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, डेट इज हमें अभी इसकी कंटिन्यूटी और देखनी है कि ये हर जगह आपका कंटिन्यूस है। तो मैं fx को यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। fx है हमारे पास fz, सॉरी fz है xy प्लस आयोटा y। ठीक है, अब इसकी कंटिन्यूटी देखनी है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो z नोट को हम ले लेते हैं x नोट प्लस आयोटा y नोट। हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है लिमिट
z टेंड्स टू z नॉट, f ऑफ z जो है वो f ऑफ z नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, वही चीज़ मैं कंटिन्यूटी में जो हम करते आए हैं वही चीज़ मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी, कुछ भी हो, ठीक है, देन इफ मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा अभी हमने चूज नहीं किया, वो हम चूज करेंगे, अभी मैं चूज बाद में करूंगा, बट मैं अभी सिर्फ ये कंक्लूड ले रहा हूँ, एक चीज़ मैं ये ले रहा हूँ कि डेल्टा जो है वो जो भी मैं चूज करूंगा वो लेस देन 1 चूज करूंगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने बैक ऑफ द माइंड रखी हुई है कि मेरा डेल्टा जो है वो 1 से तो छोटा होगा। ठीक है, 1 से बड़ा नहीं लूंगा मैं, क्योंकि डेल्टा हमारे हाथ में, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, बस वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लेके चलते हैं। तो वो किसके इक्वल होगा, एफ जेड होगा आपका एक्स वाई प्लस आयोटा वाई के, और माइनस एफ जेड नॉट क्या होगा, एक्स नॉट वाई नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स नॉट वाई नॉट, ये चीज़ प्लस में आयोटा कॉमन वाई माइनस वाई नॉट। ठीक है, अब मैंने ये कहा था कि इसको ना आप किसी तरीके से लेस देन एप्सिलॉन आपको ये लेके आना है, लेस देन एप्सिलॉन विद द हेल्प ऑफ दिस z माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा विद द हेल्प ऑफ दिस। अब इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक्स वाई की टर्म में है। तो अगर आपको याद हो z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा है, तो मैं क्या ये कंक्लूड कर सकता हूँ इससे, मैं एक बार लिख देता हूँ, इसको हम ओपन करके लिख देते हैं, x माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा y माइनस वाई नॉट इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये आप दोनों साइड स्क्वायर भी कर सकते हो इसको लेस देन में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म्स है तो स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर। अब ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, दोनों पॉजिटिव टर्म का सम डेल्टा स्क्वायर से छोटा है। तो मैं यहाँ से दो चीज़ें कंक्लूड कर सकता हूँ कि x माइनस एक्स नॉट का जो होल स्क्वायर होगा वो भी लेस देन डेल्टा स्क्वायर होगा, एंड y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर जो होगा वो भी लेस देन डेल्टा स्क्वायर होगा। ओके, एग्जाम में आप इस चीज़ को इतना एक्सप्लेन करके नहीं लिखोगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए, वहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो। सो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा, एंड दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ y माइनस वाई नॉट इज लेस देन डेल्टा। ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हो। ज्योमेट्रिकली आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है, कि मान लो ये आपके पास z नोट है और आप एक सर्कल लेते हो इसके अराउंड डेल्टा रेडियस का, ये डेल्टा रेडियस का है। ठीक है, और यहाँ पर इस डेल्टा रेडियस में कोई z लेते हो, सपोज आपने ये z ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, सपोज ये z है, जूम आउट कर रहा हूँ और यहाँ पर ये z नोट है। ठीक है, ये जो z पॉइंट है इनको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से कंक्लूड कर सकूँ। अब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये आपका डेल्टा डिस्टेंस, डेल्टा से कम डिस्टेंस है। ठीक है, इन दोनों का मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा से कम है, सो मैं इसको बीटा मान रहा हूँ, बीटा विच इज लेस देन डेल्टा। अब x माइनस एक्स नोट का जो डिस्टेंस है वो ये वाला है, सॉरी x माइनस एक्स नोट ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, x माइनस एक्स नोट, और ये जो डिस्टेंस है ये है आपका y माइनस वाई नोट का डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली आप ज्योमेट्रिकली देख सकते हो ना कि x माइनस एक्स नॉट भी लेस देन बीटा होगा विच इज लेस देन डेल्टा, क्योंकि ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है और ये आपकी परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर एंड बेस होते हैं वो दोनों ही हाइपोटेन्यूज से छोटे होते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकली भी मैंने इस चीज़ को बता दिया। तो अभी आपके पास कंक्लूड आ गया कि मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट भी लेस देन डेल्टा है, मॉड ऑफ y माइनस वाई नॉट भी लेस देन डेल्टा है। अब इस चीज़ का यूज़ हमें यहाँ पे करना है।
अब देखो यहाँ पर तो इजीली आपके पास y माइनस वाई नोट है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो एक्स वाई माइनस एक्स नॉट वाई नोट है। तो इसके लिए ये ट्रिक जनरल में याद रखना कि आप क्या करते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में, आप इसको माइनस एक्स वाई नोट कर दोगे। आप चाहो तो एक्स नॉट वाई भी कर सकते हो, प्लस एक्स वाई नोट माइनस एक्स नॉट वाई नोट प्लस आयोटा वाई माइनस वाई नोट। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारे पास आएगा मॉड ऑफ x कॉमन y माइनस वाई नोट, और दूसरी दोनों टर्म्स में से y नोट कॉमन ले सकता हूँ, तो प्लस में y नोट x माइनस एक्स नोट प्लस में आयोटा y माइनस वाई नोट का मोड। अब मैं लगा सकता हूँ अपनी ट्राइंगल इनइक्वालिटी को, सो दैट इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y माइनस वाई नोट प्लस में मॉड ऑफ y नोट मॉड ऑफ x माइनस एक्स नोट प्लस में आयोटा मॉड ऑफ आयोटा इंटू मॉड ऑफ y माइनस वाई नोट। ये जो मैंने है ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये जो टर्म है, ये टर्म ये लेस देन डेल्टा है, ये टर्म भी लेस देन डेल्टा है, ये टर्म भी लेस देन डेल्टा है। ठीक है, तो मैं डेल्टा को कॉमन ले लेता हूं, इट विल कंक्लूड दैट इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा टाइम्स ऑफ, यहां पर बचेगा आपके पास मॉड एक्स प्लस मॉड वाई नॉट एंड प्लस मॉड आयोटा आपके पास 1 होता है, सो दैट इज 1। अब देखो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये भी आपके पास एक कांस्टेंट है, ये भी एक आपके पास कांस्टेंट है, z नोट आपने फिक्स किया हुआ है, वेरी कर रहा है तो मॉड x वेरी कर रहा है। अब इसको हैंडल करते हैं मॉड x को। मॉड x को कैसे हैंडल करोगे, मॉड x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ x माइनस एक्स नोट प्लस एक्स नोट, इसके ऊपर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे तो दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस एक्स नोट प्लस मॉड ऑफ x नोट। x माइनस एक्स नोट आपका लेस देन डेल्टा है प्लस मॉड ऑफ एक्स नोट, डेल्टा को आपने लेस देन 1 चूज किया था तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड एक्स नोट। तो मॉड x की वैल्यू जो है वो 1 प्लस एक्स नोट से छोटी होगी, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर अब क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स नोट प्लस मॉड ऑफ वाई नोट प्लस 1 विच इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा टाइम्स ऑफ 2 प्लस मॉड एक्स नोट प्लस मॉड वाई नोट। अब ये जो कंक्लूजन है, ये जो टर्म आई है हमारे पास ये वाली, इसको मैं मान लेता हूँ c, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू डेल्टा टाइम्स ऑफ c। ठीक है, अब डेल्टा जो था वो मुझे क्या चूज करना है, मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन बाय c, ये चूज करना है। ये जो c टर्म्स है ये आपके पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, c इज ग्रेटर देन 0, तो एप्सिलॉन बाय c भी आपके पास पॉजिटिव ही होगा, तो 1 और एप्सिलॉन बाय c में से जो छोटा होगा वो हम डेल्टा को चूज कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू डेल्टा टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन बाय c, सॉरी c टाइम्स ऑफ, डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी ना हमने, एप्सिलॉन बाय c से छोटा है, तो c से c कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमने डेल्टा क्या चूज किया, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा एप्सिलॉन बाय c। अब यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हो कि एप्सिलॉन बाय c की वजह से ये x नोट और y नोट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। आया बात बच्चों, बात समझ में? यस सर। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन है आपका वो ध्यान से देखो, ये मैं आपको करवाता हूँ। 14th क्वेश्चन है, एक्चुअल में 14th क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 14th क्वेश्चन में एक बार बता देता हूँ कि है क्या। आपको गिवन है एफ जेड जो है वो गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आयोटा लैम्डा 2
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन किस लैम्डा 1 मतलब ये वैल्यू क्या होगी और लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होगी कि ये फंक्शन एनालिटिक हो जाए। ठीक है, सिंपल है, आप क्या करोगे, ux इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू निकाल के इक्वल रखोगे। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको एफ डैश ऑफ 1 निकालना है। ठीक है, वो आप कंक्लूड कर लोगे इजीली। तो इस चीज़ को देख लेना एक बार कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल लेना, इजीली हो जाएगा, कुछ नहीं करना, इन इक्वेशंस को कंपेयर करना है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो बिल्कुल सिमिलर सा ही है। इसमें आपके पास क्या गिवन है, एफ जेड गिवन है आपके पास आर स्क्वायर कॉस लैम्डा थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो इस केस में आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फाइंड आउट करना है एफ डैश ऑफ 0। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में है। आपकी बार क्या है, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में है। तो फॉर्मूले आपको मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। आपके पास होता है यू आर इज इक्वल टू 1 बाय आर वी थीटा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपके पास v ऑफ r इज इक्वल टू माइनस 1 बाय आर u ऑफ थीटा। यही फॉर्मूला था, बताओ बच्चों। यस सर। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन किस चीज में पूछा गया है। ठीक है, अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में है तो पोलर का यूज करना है, अदरवाइज आपको नॉर्मल जो आपके कार्टेशियंस होते हैं उनका यूज करना है। तो पहले तो हम यू आर निकालते हैं, इसको आर के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपके पास आएगा 2r कॉस लैम्डा थीटा इज इक्वल टू 1 बाय आर। इसको थीटा के विद रिस्पेक्ट में करना है तो आर स्क्वायर तो एज इट इज, और साइन 2 थीटा को करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2। ठीक है, अब इस 2 से ये जो 2 है ये तो कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, और आपके पास r से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला r जो है वो भी आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि हम यहाँ पर 0 के ऊपर अभी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया कॉस लैम्डा थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो यहां से आप लैम्डा को कंक्लूड कर सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि कॉस की जो वैल्यूज हैं वो तभी इक्वल होंगी जब लैम्डा आपके पास 2 होगा। वैसे तो ये जो होता है लैम्डा थीटा, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 थीटा प्लस 2n पाई, क्योंकि हर एक बार एंगल आपका बढ़ता चला जाए। लेकिन हम यहाँ पे लैम्डा को 2 इसलिए रखते हैं क्योंकि इस केस में जो हमारे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है उसमें थीटा बिलोंग करता है आपका 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम 0 से 2 पाई ले लेते हैं, 0 पे क्लोज करते हैं और 2 पाई पे ओपन लेते हैं। तो थीटा हमारे 0 से 2 पाई लेते हैं। तो यहाँ पे आप सीधा कंक्लूड कर सकते हो कि लैम्डा आप 2 लोगे, उसमें कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप चाहो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आपने ले लिया, अब तो आपके पास अब एफ जेड जो है वो ये बन गया है आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसमें आप आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो और आपके पास आ जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो आपको निकालना है अब एफ डैश 0, एफ डैश ऑफ 0 वो क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय z माइनस 0।
ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0। एफ जेड देखो, एफ जेड है आपका ये, ठीक है। अब 0 का मतलब क्या होता है हमारे इसमें कि r 0 होता है और थीटा हम 0 के लिए डिफाइंड कर भी देते हैं और कई बार नहीं भी करते हैं, ठीक है। थीटा को आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन r 0 हो जाता है, तो f ऑफ 0 जो है ये 0 हो गया, और थीटा को भी 0 भी ले सकते हैं या कुछ भी लो आप, थीटा को यहाँ पे 0 और 2 पाई के बीच में ये 0 जाना है, तो f ऑफ 0 तो आपका 0 ही है, मेन आपका एफ जेड बचता है। तो एफ जेड है आपका आर स्क्वायर, और इसको आप ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा भी लिख सकते हो, आयोटा 2 थीटा डिवाइडेड बाय z, जो इस केस में आपको लेना होता है z लेना होता है आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, ये लेना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा लेना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो r से r कैंसिल हो गया और ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 r e रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा माइनस थीटा विच इज आयोटा थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, मतलब z टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि r भी आपका 0 की तरफ जा रहा है और थीटा डजेंट मैटर, थीटा का मैटर नहीं करता आपका जब r 0 की तरफ जा रहा हो, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, अब किस एंगल से हो रहा है वो डजेंट मैटर, ठीक है। थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई आप कर सकते हो, और वैसे इस चीज़ में चाहो तो r टेंड्स टू 0 ही होगा, तो आप इसमें डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हो, और ई रेज टू पावर आयोटा थीटा जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये 1 रहता है, इसका मोड अगर आप देखोगे इसका मोड जो है वो 1 रहता है, तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हो कि दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप बाय डेफिनेशन कहना चाहते हो तो बाय डेफिनेशन ये कह सकते हो मॉड ऑफ r e टू पावर आयोटा थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ r मॉड ऑफ e रेज टू पावर आयोटा थीटा, ठीक है। मॉड ऑफ e रेज टू पावर आयोटा थीटा आपका 1 होता है, तो दैट इज इक्वल टू मॉड r, और ये आपका लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा क्योंकि r 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर लेना, चाहो तो डायरेक्ट भी लिख देना, इसमें कोई ऐसा कुछ महाभारत है नहीं, वो तो समझने के ऊपर है, आपको जैसे समझ में आए वैसे कर लेना कि r जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो आपको 0 कंक्लूड करना है, ठीक है बच्चों। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. ओके, अब जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। ये है आपका 16th क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि आपको प्रूव करना है कि मोड z इंटू z इज नॉट एनालिटिक नोवेयर, मतलब इज नॉट एनालिटिक एवरीवेयर, मतलब ये प्रूव करना है कि एनालिटिक नहीं है, ठीक है। मोड z जो होता है आप इसको काफ़ी तरीके से कर सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है कि आप हमेशा कॉशी-रीमान इक्वेशंस ही प्रूव करो। तो आप इसमें कॉशी-रीमान इक्वेशंस कैसे निकाल सकते हो, मोड z जो होता है वो आपका होता है √x² प्लस y², ठीक है। तो मोड z इंटू जेड क्या हो जाएगा आपके पास, x इंटू √x² प्लस y² प्लस आयोटा y इंटू √x² प्लस y², ठीक है। तो अब इसमें जब आप कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करवाओगे तो दिस इज योर uxy एंड दिस इज योर vxy। अगर आप इसमें मतलब ऐसे कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाओगे तो वो सिर्फ 0 0 के ऊपर ही सेटिस्फाइड होंगी, और अगर एक पॉइंट के ऊपर, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम उसको एनालिटिक नहीं कहते हैं। एनालिटिक की डेफिनेशन मैं फिर से बता देता हूँ कि वह होती है कि जब वो एक किसी नेबरहुड में आपका डिफरेंशिएबल हो, एक नेबरहुड में होना चाहिए, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर डजेंट मैटर, सिर्फ 0 0 के ऊपर है तो
वो डिफरेंशिएबल नहीं माना, मतलब एनालिटिक नहीं माना जाएगा 0 0 पे, भले ही डिफरेंशिएबल वो हो। ठीक है, उसको एक छोटे से, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना नेबरहुड हो, उसमें डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ux निकाल सकते हो इजीली और uy निकाल सकते हो, उसको आप सॉल्व कर लोगे, उनको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपको फाइनल कंक्लूजन ये आएगा कि एक्स वाई जब आप 0 0 लोगे तो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर, जब x आपका 0। तो वहाँ से ये नहीं कह सकते हम कि ये एनालिटिक है। ठीक है, आप इसको 0 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल भी दिखा सकते हो, सिंपल है, लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 बाई z माइनस 0। ठीक है, ये होगा लिमिट z टेंड्स टू 0, एफ जेड होगा आपका मोड z इंटू जेड, एंड माइनस 0 अगर आप पुट करते हो z की जगह तो वो 0 ही आएगा, डिवाइडेड बाय z, z से z कैंसिल, मोड z की लिमिट अगर z 0 पे जा रही है तो वो 0 होता है, इसका मतलब f इज डिफरेंशिएबल एट 0। ठीक है, 0 0 लिखो या 0 लिखो, तो वो 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है, लेकिन उसके अराउंड कोई भी नेबरहुड जब आप लोगे तो कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती, इसका मतलब वो फंक्शन वहां पर एनालिटिक नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मोड z स्क्वायर को आपको मोड z स्क्वायर जो है उसको कंटिन्यूस दिखाना है, ये हम कर चुके हैं, मोड z को जैसे मैंने कंटिन्यूस दिखाया था, और ये दिखा दोगे इसमें, या मोड z स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और वहाँ पे कहीं पे भी कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो 16th का जो सेकंड पार्ट है वो भी आपका होमवर्क हो गया, और ये भी होमवर्क है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। और 17th में एक एग्जांपल मांगा गया है कि एक ऐसे फंक्शन का जो डिफरेंशिएबल हो पर एनालिटिक ना हो उस पॉइंट के ऊपर, तो वो एग्जांपल आपके पास ये रहा, मोड z इंटू जेड 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है लेकिन 0 के ऊपर एनालिटिक नहीं है। आई बात बच्चों समझ में? यस सर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा नया टॉपिक शुरू करेंगे, हार्मोनिक, और देखते हैं फिर वो हार्मोनिक से हम आगे कितना आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, बस आपके 2-3 क्लासेस का ही सिलेबस बचा हुआ है, मंडे तक हो सकता है कि ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाए, तो सेक्शन 3 भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर